हेलो चैम्प्स, वेलकम टू द वीडियो। कंटिन्यूइंग विद आवर वीडियो सीरीज जहां हम डिस्कस कर रहे हैं हिडन जेम्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड्स फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और यहां पर बात हो रही है चैप्टर नंबर 3 के बारे में, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल, बेसिकली द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। नाउ इतना बड़ा चैप्टर पढ़ते पढ़ते, इतने लॉन्ग पैराग्राफ्स लर्न करते करते, sometimes we tend to miss out on small little points which are extremely important for your MCQs and also for the whole revision of the chapter। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए ये वीडियो सीरीज। आई होप आपने प्रीवियस 2 वीडियोस कवर कर ली है, तो चलो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो GATT, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1948 एज अ ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसमें 23 कंट्रीज थी एज इट्स मेंबर। देन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस हुई 1991 में एंड द मंथ वाज जुलाई टू बी प्रिसाइज। और इस समय हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ने सक्सीड कर दिया GATT को और WTO एस्टैब्लिश हुआ इन द ईयर 1995। ये आपको लर्न करना होगा। देन जो भी रिस्ट्रिक्शंस रह गई थी ऑन द इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, वो रिस्ट्रिक्शंस भी पूरी तरह से रिमूव कर दी गई फ्रॉम अप्रैल 2001। ये भी आपको लर्न करना है। दिस कैन बी आस्क्ड इन एन MCQ। देन डीमोनेटाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। 8 नवंबर 2016 को अराउंड 8:15 PM पर जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ने अनाउंस किया कि ₹500 और ₹1000 डिनोमिनेशन नोट्स वुड सीज टू बी लीगल टेंडर विद इमीडिएट इफेक्ट, इससे 86% ऑफ द कैश इन सर्कुलेशन वाज रेंडर्ड इनवैलिड। डीमोनेटाइजेशन की आपको एम्स पढ़कर जाने हैं, फीचर्स, प्रोज, कॉन्स और इम्पैक्ट। ठीक है, ये सब कुछ आप कवर करेंगे डीमोनेटाइजेशन में। देन GST का जो एक्ट है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, वो 2016 का है, बट GST वैसे केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर 2017, जुलाई टू बी प्रिसाइज। Then DASH is one of the outcomes of the globalization process and is a new employment opportunity in big cities। इससे रिलेटेड एक पिक्चर भी आपकी बुक में गिवन है। आई वुड से कि जहां भी पिक्चर्स है उनको भी ठीक से देखकर जाएं, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी रिसेंटली पूछे जा रहे हैं। और जो पिक्चर में लिखा हुआ है उसको देखो, व्हाट इज इट डिस्क्राइबिंग। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन की वजह से, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन की वजह से देयर इज इंक्रीज्ड इंटरैक्शन अमंग कंट्रीज, एक इंटीग्रेशन हो गया है सभी कंट्रीज में, इंटरडिपेंडेंस हो गई है, देयर इज अ फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल, कैपिटल। तो इसकी वजह से एक न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, दैट इज आउटसोर्सिंग। बाहर की जो कंपनीज हैं वो इंडिया में अपना काम आउटसोर्स कर देती है, क्योंकि इंडिया में चीप लेबर अवेलेबल है एंड नॉट जस्ट चीप बट ऑल्सो स्किल्ड। ठीक है, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग वैसे भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप पढ़कर जाएंगे। देन उसके बाद डैश इज सीन एज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू इंडियाज एक्सपोर्ट्स। IT इंडस्ट्री, हम अपने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, दैट इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू इंडियाज एक्सपोर्ट, IT इंडस्ट्री। ठीक है, इससे रिलेटेड भी एक पिक्चर गिवन है, यू विल सी दिस। देन इंडिया ने अप्रोच किया IBRD को, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक, और IMF को, जब क्राइसिस चल रहे थे इंडिया में बिफोर 91 पॉलिसी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इंडिया में, जैसे ह्यूज फिस्कल डेफिसिट, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो हमने अप्रोच किया वर्ल्ड बैंक को और IMF को। उन्होंने कहा कि वो हमें लोन देंगे, बट लोन लेने के लिए उन्होंने कंडीशंस रखी कि आपको अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना होगा, ओपन अप करना होगा, गवर्नमेंट सेक्टर का रोल कम करना होगा इन सर्टेन एरियाज, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हटानी होंगी इंडिया और बाकी कंट्रीज के बीच में। फिर इंडिया ने इन
कंडीशनैलिटीज को एक्सेप्ट कर लिया और इंडिया को लोन भी मिल गया $7 बिलियन का टू मैनेज द क्राइसिस। ये भी आप देख कर जाएंगे, ठीक है। देन मूविंग ऑन, क्या जरूरत थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की? ना ये पैराग्राफ में गिवन है आपकी एनसीईआरटी में, उसी से हमने ये पॉइंट्स बनाए हैं, ये भी आप देखकर जाएंगे। ह्यूज फिस्कल डेफिसिट था, यानी बहुत ज्यादा बोरोइंग्स गवर्नमेंट को करनी पड़ रही थी। इसमें बहुत ज्यादा डेटा आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, outflow of foreign exchange was more than inflow. Fall in foreign exchange reserves, हमारे पास सिर्फ 15 डेज या 2 वीक्स के इंपोर्ट करने के लिए ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बचे थे, इससे ज्यादा नहीं। सो दिस वाज लाइक अ वेरी इंटेंस सिचुएशन। चीजों के प्राइसेस बढ़ रहे थे, देयर वाज इन्फ्लेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, एंड ओवरऑल देयर वाज एन इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। सो यू विल रीड दीज पॉइंट्स, लाइक आई सेड ये पैराग्राफ की फॉर्म में गिवन है, बट इसमें से ये मेन पॉइंट्स आप बना सकते हैं। डैश एम्स एट क्रिएटिंग अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड, जैसा कि आज के समय में हो भी गया है। देयर इज अ फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स, कैपिटल, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये हो पाया है। द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। आजकल इंडिया में बैठकर आप यूएस की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कनाडा की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, फ्रीली ट्रैवल कर रहे हैं, गुड्स का मूवमेंट आराम से हो रहा है, घर बैठे आप यूएस से शॉपिंग कर रहे हो। ऑल दिस हैज बिकम पॉसिबल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। देन एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, एलपीजी, ये ज्यादा पॉपुलर नहीं, ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। एग्रीकल्चर में व्हाट वर द रीजंस? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी वो आपसे पूछ सकते हैं, एंड इसी क्वेश्चन को वो थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करके दे कैन आस्क यू। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम थी एग्रीकल्चर में। फर्टिलाइजर सब्सिडी को पार्शली रिमूव कर दिया गया, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई फार्मर्स के लिए। ऑलरेडी इतना कंपटीशन था जो वो फेस नहीं कर पा रहे थे, और ऊपर से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गई। इंक्रीज इंटरनेशनल कंपटीशन और कैश क्रॉप्स पे ही ज्यादा फोकस था, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हुई, तो हम ज्यादा कैश क्रॉप्स ही ग्रो कर रहे थे, फूड ग्रेन्स नहीं, इसलिए फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है। सो रिफॉर्म्स वर नॉट वेरी सक्सेसफुल इन एग्रीकल्चर, ये आप रीजंस पढ़कर जाएंगे। Then this question was also asked in one of the sample papers. इसमें थोड़ा डेटा आपको लर्न करना होगा। I would encourage कि आप ये डेटा लर्न करें। तो पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एफडीआई और एफआईआई, आपको पता है, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो, दैट इंक्रीज्ड फ्रॉम अबाउट $100 million in 1991 to $30 billion इन 2017-18, यानी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गई रिफॉर्म्स की वजह से। देन ऑल्सो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी इंक्रीज हुए फ्रॉम $6 billion in 1991 to $413 billion in 2018-19. So I would say कि आप ये लर्न करें। This data is not very difficult, but this can be asked. ऑलराइट, उसके बाद जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उसके अंडर जितने भी मेजर्स थे उनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्टेबलाइजेशन मेजर्स और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। जो स्टेबलाइजेशन मेजर्स थे वो शॉर्ट पीरियड के लिए थे, शॉर्ट टर्म मेजर्स, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स वर द लॉन्ग टर्म मेजर्स। ये भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, आप इसको पढ़कर जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां पे भी वर्ड स्ट्रक्चरल आ जाता है वो लॉन्ग पीरियड की बात होती है। देन स्टेबलाइजेशन मेजर्स में जो हमारा टारगेट था, दैट वाज टू करेक्ट द वीकनेसेस जो हमारे बीओपी में थी। देन प्राइसेस को कंट्रोल करना, दिस वाज द टारगेट अंडर द स्टेबलाइजेशन मेजर्स। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स में हमारा टारगेट था टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी। देन जो भी रिजिडिटीज थी हमारी इकोनॉमी में उनको रिमूव करना, ताकि हमारे गुड्स भी इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव हो सके, राइट। सो दीज वर द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। उसके बाद रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। देखो इस चैप्टर में ना लिबरलाइजेशन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है।
मतलब मोर देन हाफ ऑफ द चैप्टर इज कवर्ड बाय लिबरलाइजेशन, क्योंकि इसके अंडर जो रिफॉर्म्स हैं वो बहुत सारे हैं, इसके अंडर बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एक बार रिवाइज भी करवाऊंगी. सो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फिस्कल या टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स. ये 5 रिफॉर्म्स हैं और हर रिफॉर्म के अंडर अपने सब पॉइंट्स हैं. So that is very important. उसके बाद dash refers to transfer of ownership, management and control of government sector enterprises to the private sector. इसका आंसर है privatization. Now privatization topic के अंदर आपको एक तो disinvestment पढ़कर जाना है और एक ये point कि privatization can take place in 2 ways. One, outright sale by the government. जो भी public sector undertaking है उसकी outright sale कर दे गवर्नमेंट, जैसे अभी एयर इंडिया के साथ हुआ. सेकेंड हो सकता है विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. सो ये आपको पढ़कर जाना है दैट प्राइवेटाइजेशन कैन टेक प्लेस इन 2 ways. ऑलराइट, उसके बाद गवर्नमेंट्स टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज आर कलेक्टिवली नोन एज फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी वर्ड हम इसके लिए यूज करते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया या कम किया, ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट हो गया. गवर्नमेंट ने पब्लिक एक्सपेंडिचर कम या ज्यादा किया, ये भी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट हो गया. Then functions of WTO. WTO was established in the year 1995 as a successor organization to GATT. इसके functions important है, देखकर जाएंगे. So WTO का फोकस है कि वो एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजीम, एक रूल बेस्ड सिस्टम बनाए जहां पर ये ना हो कि नेशंस, कंट्रीज एक दूसरे पर रैंडम रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शंस. ऐसा नहीं होना चाहिए. एवरीथिंग शुड बी रूल बेस्ड. देन बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड हो सके. बायलेटरल मतलब 2 कंट्रीज के बीच में और मल्टीलेटरल मतलब कई सारी कंट्रीज के बीच में. बाय रिमूविंग द बैरियर्स, जो कि टेरिफ बैरियर्स भी हो सकते हैं, नॉन टेरिफ बैरियर्स भी हो सकते हैं, रिलेटेड टू ड्यूटीज एंड टैक्सेस या फिर नॉट रिलेटेड टू दैट. जब सभी नेशंस एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, तो सभी नेशंस कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की, राइट. सो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी और वर्ल्ड रिसोर्सेज को हम बेटर ऑप्टिमल तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे. देन ऑल्सो WTO का ये रोल है कि सभी मेंबर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले. ऐसा ना हो कि कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री है तो उसको ओवरपावर कर दिया जाए बाय द डेवलप्ड कंट्रीज. तो WTO को देखना है दैट एवरी कंट्री शुड गेट इक्वल एक्सेस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, मार्केट एक्सेस, राइट. सो ये फंक्शंस है WTO के. देन GST में आपको पता है कि कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड कर दिया गया GST के अंडर. टू बी प्रिसाइज 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें 8 सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस थे और 9 स्टेट गवर्नमेंट के. और सेसेस, आपको पता है जैसे टैक्स के ऊपर एडिशनल सेस लगता है समटाइम्स, जिसका कोई एक स्पेसिफिक पर्पस हो सकता है, लाइक प्राइमरी एजुकेशन सेस, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस. तो 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस और 23 सेसेस को GST ने रिप्लेस कर दिया है या अपने अंदर इंक्लूड कर लिया है, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सबस्यूम्ड. तो सेंट्रल लेवल के जो टैक्सेस GST के अंडर आ गए हैं उसके कुछ एग्जांपल, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स. स्टेट लेवल के टैक्सेस जो GST में इंक्लूड हो गए हैं, कुछ एग्जांपल स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स और एंट्री टैक्स. देन GST एक डेस्टिनेशन टैक्स है, ना कि एक कंजम्पशन टैक्स. अगर एक गुड बना है महाराष्ट्र में बट वो ट्रैवल कर रहा है टू दिल्ली और दिल्ली में बायर या कंज्यूमर उसको खरीद रहा है, तो वो वहां पे टैक्स पे करेगा. तो डेस्टिनेशन टैक्स है ये, जहां पे वो एक्चुअली खरीदा जा रहा है वहां पे टैक्स लगेगा. ऑल्सो ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सब कुछ आप पढ़कर जाएंगे, ठीक है. और GST जो भी टैक्स कलेक्ट होगा उसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होगा, जैसे CGST और SGST आप अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं. देन वी हैव BPO की फुल फॉर्म क्या होती है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. और KPO की फुल फॉर्म क्या होती है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. नाउ BPO जैसे आप सुनते हैं कॉल सेंटर्स,
फॉर एग्जाम्पल एयरटेल. नाउ एयरटेल का जो मेन काम है वो है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करना, अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड करना कस्टमर्स को. बट और भी काम होते हैं जैसे कस्टमर सपोर्ट या टेलीकॉल करना फॉर द सेल्स. तो कस्टमर सपोर्ट वो आउटसोर्स कर सकते हैं, तो उसी के लिए कॉल सेंटर्स होते हैं जैसे. सो दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. आपने अपना एक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स किया है. देन केपीओ की फुल फॉर्म होती है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पे आप थोड़ा ऐसा काम आउटसोर्स कर रहे हो जिसके लिए कोई टेक्निकल नॉलेज चाहिए या कोई स्किल ज्यादा चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आप अपना लीगल काम सारा आउटसोर्स कर रहे हो एक लीगल फर्म को. आप अपना अकाउंटिंग का सारा काम आउटसोर्स कर रहे हो टू एन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग फर्म. तो यहाँ पे थोड़ा स्किल्ड काम आप आउटसोर्स कर रहे हैं. दैट इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. और आउटसोर्सिंग क्या होता है वो तो आपको पढ़ के जाना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. WTO के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो लोकेटेड है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, राइट. RBI was set up in the year 1935. तो कंफ्यूज नहीं होना. WTO 1995, RBI 1935. नॉलेज के लिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, कमेंट्स में आंसर दीजिएगा कि वर्ल्ड बैंक कब एस्टैब्लिश हुआ था. ठीक है, आंसर मी इन द कमेंट्स. देन जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन कौन है? ये हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री होते हैं, तो इस वक्त जो है निर्मला सीतारमण. ऑल राइट. उसके बाद जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अच्छा काम कर रही है उनको एक स्टेटस दिया जाता है महारत्ना, मिनी रत्ना या नवरत्न का, राइट. तो दो दो नाम आप लर्न कर लीजिए. महारत्न में आ गया जैसे सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. गेल भी इसमें आता है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. और IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड. देन नवरत्न में आ गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड. और मिनी रत्न में आ गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन रेलवेज का जो एक डिपार्टमेंट है IRCTC, जिसके थ्रू आप टिकट्स भी बुक करते हैं, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड. इसमें वैसे BSNL भी आ जाता है मिनी रत्न में, दैट इज भारत संचार निगम लिमिटेड, राइट. सो एटलीस्ट 2 नेम्स आप लर्न करके जाएं. देन रिफॉर्म पीरियड में एग्रीकल्चर में ग्रोथ कम हुई, इंडस्ट्रियल सेक्टर में फ्लक्चुएशंस देखने को मिली, बट सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हैज गॉन अप. इससे पता लगता है कि रिफॉर्म्स जो थे उन्होंने सर्विस सेक्टर के लिए अच्छा काम किया, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली. अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर, तो आप लिखेंगे रिफॉर्म्स, देन ग्रोथ ऑफ IT सेक्टर, स्किल्ड मैन पावर एट रीजनेबल कॉस्ट और एफिशिएंट रिसोर्सेज. सो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. देन इंडियन रुपी आज तक 3 बार डिवैल्यू हो चुका है, एक बार 1949 में, एक बार 1966 में और एक बार 1991 में. बट अब तो जैसे मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमिन होता है. डिवैल्यूएशन होता क्या है? प्लान्ड फॉल इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी. इट इज डेलिबरेटली प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट. इससे क्या होता है कि एक्सपोर्ट्स हमारे बूस्ट हो सकते हैं. तो अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ाने हैं तो डीवैल्यूएशन कुड बी अ वे. बट 91 के बाद हमने ये कभी नहीं किया. अभी तो मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे ही डिटरमिन होता है रेट. देन ये एक डेटा है, इफ यू कैन रिमेंबर दिस, ग्रोथ ऑफ GDP इंक्रीज फ्रॉम 5.6% ड्यूरिंग 1980-91 के बीच में ये ग्रोथ रेट था, टू 8.2% ड्यूरिंग 2007-12. ठीक है. देन दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक. विद द रिफॉर्म पॉलिसीज नाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक्स वाज रेज्ड टू अराउंड 74%. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स has been allowed, and that too to a good extent of 74%. Then the only industries which are now reserved for the public sector are atomic energy generation and some core activities of the railway transport. So only 2, right? चलिए उसके बाद देखते हैं सिरसिला ट्रेजेडी जो हुई थी आंध्र प्रदेश में. इसमें क्या हुआ था कि जो पालूम सेक्टर में वर्कर्स काम कर रहे थे, बहुत सारे वर्कर्स ने सुसाइड कमिट किया बिकॉज उनकी वेजेस बहुत ज्यादा कम कर दी गई. सो इसे हम सिरसिला ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं. पालूम सेक्टर में रिफॉर्म्स आए, इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी हो गई, तो जो ओनर्स थे
इंडस्ट्रीज के, उन्होंने अपने वर्कर्स की वेजेस कट कर दी क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ रही थी और उनकी वेजेस बहुत कट कर दी। इस वजह से उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने लगी एंड दे कमिटेड सुसाइड, द पालूम वर्कर्स इन आंध्र प्रदेश। During the reforms, growth of agriculture and industry has gone down, but the dash has registered growth. ये अभी मैंने आपको बताया, the service sector. ठीक है, चलो इसके बाद मैं आपको एक बार लिबरलाइजेशन का टॉपिक पूरा रिवाइज करवा देती हूँ, बिकॉज लाइक आई सेड मोर देन 50% ऑफ दिस चैप्टर इज कवर्ड by reforms under liberalization. So there are 5 broad categories: industrial sector reforms, financial sector reforms, fiscal या tax reforms, foreign exchange reforms, trade and investment policy reforms. इसको आप याद रख सकते हैं FIT से, FIT. Okay, industrial sector reforms में abolition of industrial licensing, decrease in the role of public sector, de-reservation of production by small scale industries, price determination by market forces, import of capital goods. ये points हमने NCERT से बनाए हैं, आप इन्हें note कर सकते हैं. Financial sector में role of RBI change from a regulator to a facilitator, establishment of private sector banks, foreign investment in banking sector, setting up of new branches. Fiscal और tax reforms में reduction in direct taxes, indirect taxes में भी reforms आए, tax paying procedure को simplify कर दिया गया है और GST को introduce किया है. Foreign exchange reserves में devaluation of rupee determined, but now the foreign exchange rate is determined by the market forces. Trade and investment policy reforms में quantitative restrictions जो भी हैं import export पे उन्हें हटा दिया गया है, tariffs को भी बहुत कम कर दिया गया है, लाइसेंसिंग प्रोसीजर अब रिक्वायर्ड नहीं है फॉर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट ड्यूटीज को भी रिमूव किया गया, राइट. सो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ लिबरलाइजेशन टॉपिक. इसके अलावा यू हैव ऑब्वियसली प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और उनका अप्रेजल, मतलब पूरा इवैल्यूएशन, क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है, LPG एंड अप्रेजल. तो पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट जो भी है वो भी आप करके जाएंगे, right? So I hope this video helped you. If it did, please give it a thumbs up. अभी बाकी सभी चैप्टर के हिडन जेम्स आपको मिल जाएंगे. और भी कोई आपकी वीडियो रिक्वेस्ट हैं तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए. I would love to make a video for you. चलो तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.